एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। माय नेम इज़ सौरभ और आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो लोग भी AWES के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट है एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और भी इंटरव्यू से रिगार्डिंग। तो सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो AWES के वेबसाइट पे जाके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 और 21 दो दिन रखा गया है सितंबर में, मतलब सैटरडे संडे को एग्ज़ाम है। और 2 दिन रिज़र्व का रखा गया है। रिज़र्व डेट रखा गया है आपका 22 और 23 को। तो मतलब कि ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो फिर और डेट एक्सटेंड हो सकता है 22 या 23, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर आपका 20-21 में से किसी एक दिन एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम जो मोड रहता है, आपको पता है कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो 10 क्वेश्चन आएगा आपका वो करेंट अफेयर्स का होता है और करेंट अफेयर्स आपको लगभग 1 साल का पढ़ के जाना है। और अब इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो वही आप वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा करेंट अफेयर्स का। और करेंट अफेयर्स में आपका नेशनल इंटरनेशनल सभी रहता है। तो मेरा यही सजेशन है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो करेंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, उसको आप स्किप कर सकते हैं। पता चला कि आप उसमें बहुत सारे टाइम लगा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आए, 1-2 नंबर ही आए उसमें, तो उसमें ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिए। सेकेंड चीज़ है आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो उसमें आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहता है। CDP में आपका आराम से स्कोर अच्छा हो जाता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है उसमें CDP में। जो आप अपने कॉमन सेंस से भी आप नहीं भी पढ़िएगा तब भी 10-12 क्वेश्चन तो उसमें आप कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत सोच समझ के आंसर कीजिएगा। बाकी आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट आप लोग दिए होंगे तो उसी सब टाइप का जो क्वेश्चंस बेसिक जो रहता है तो वो सीटेट वाला जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा CDP, तो उससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा आराम से, 20 में 15-16 स्कोर आपके 18 भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका वो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है। सब्जेक्ट रिलेटेड कितना 170 क्वेश्चंस रहेगा आपका, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, TGT हो, PGT, PRT, तो उसमें आपका 170 क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा। जैसे कि मैं अपने बारे में बता दूं कि ये एग्ज़ाम में 2023 में दिया था TGT मैथ्स में, तो उसमें भी सेम पैटर्न यही रहा था, 2024 में भी यही रहा था और अभी 25 में भी होने वाला है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि जैसे कि TGT में जो भी आप अपियर हो रहे हैं तो पहला चीज़ ये है, जैसे मैथ्स का मैं एक एग्जांपल देके आपको बता देता हूँ कि TGT मैथ्स में NCERT बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस थे और जिसमें पॉलिनोमियल्स से थे, लाइंस एंड एंगल्स से थे, और उस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो ही बना रखा हूँ कि और भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि जो डायरेक्ट NCERT के एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से उठा के डायरेक्ट रख दिया गया था। तो मैथ्स के जो भी अपियर हो रहे हैं तो आप अच्छे से 9th और 10th का NCERT को तो कवर कर ही लीजिए और एग्जाम्पल के साथ। इसके अलावा मतलब मोस्ट क्वेश्चंस आपको इसी से रहेगा। और 11-12 से भी क्वेश्चंस थे, तो 11-12 का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, मतलब बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अगर आपके पास समय है, अगर आपका कमांड है तो कुछ टॉपिक्स उस पर कवर कर लीजिए। और उसमें आपके 30 क्वेश्चंस के आसपास 11-12 से थे क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, वो पूरा क्वेश्चंस रहेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर आपका मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चंस था, कैलकुलस के क्वेश्चंस थे बहुत सारे, तो वेक्टर 3D, मतलब पूरा है। तो वो सिलेबस ज़्यादा है, अगर आपके पास समय है तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कर लीजिएगा। मैं एक वीडियो में स्पेशली बना रखा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस कंप्लीट आया था, उसी टाइम बनाया था 1-1.5 साल पहले जब मेमोरी बेस्ड ही है, तो आप देख लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगा उससे अगर TGT मैथ्स में जा रहे हैं। तो ये रहता है। तो सब्जेक्ट में मान के चलिए कि आपके 9th-10th या उससे पहले के भी 8th के तो 130-40 के आसपास क्वेश्चंस उससे आपके रहते हैं, तो उसमें आप आराम से अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। 11-12 पे पकड़ है तो वो भी कर लीजिएगा। अब हो गया कि इसमें आपको ओवरऑल
स्कोर देखा जाता है। जैसे कि 200 नंबर में अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए हैं तो अगर 80 नंबर आ जाते हैं 200 में तो आप उसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एलिजिबल हैं, मतलब 80 मार्क्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मतलब कि रेगुलर वैकेंसी जो भी आती है, जो रेगुलर पोस्ट के लिए, वो आती है CSB के थ्रू, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड से। तो स्टार्टिंग में जैसे एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपका ज़्यादा रेगुलर वैकेंसी आएगा, मतलब 1-2 मंथ्स आपके नवंबर दिसंबर अक्टूबर ये सब रेगुलर वैकेंसीज निकलेंगे उस टाइम में। तो उसमें आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया इन लोगों ने रखना है 50%, मतलब कि 100 नंबर आपका होना चाहिए, तब आप इसके रेगुलर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एलिजिबल है। अब जैसे कि कुछ जो APS था, जैसे पिछले साल APS लखनऊ के जो स्कूल्स थे या कुछ गोरखपुर, तो ये सब में क्या कर दिया था कि मतलब कि 200 में आपके जैसे कि 50% तो वही हो गया आपका 100 नंबर, लेकिन उसमें परसेंटाइल भी आता है लिख के आपके स्कोर कार्ड के जस्ट बगल में। तो परसेंटाइल का क्राइटेरिया लगा दिया गया था, जाकि मतलब कि 70 परसेंटाइल मांग रहे थे। अब कई बार क्या होता है कि आपके 100 नंबर तो पूरे हो जाते हैं लेकिन परसेंटाइल कम रह जाता है, जैसे 65 ही रह गया, तब भी वहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए थे। तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, 120, 30, 110, तो उससे आपका परसेंटाइल भी ऊपर रहेगा। परसेंटाइल ऐसे समझ लीजिए सिंपल, कि आप जिस सब्जेक्ट में अपीयर हुए, चाहे TGT इंग्लिश हो, मैथ्स हो, PGT में किसी में भी, तो सपोज कर लेते हैं कि अगर आपका 80 परसेंटाइल आ गया तो इसका मतलब ये है कि उस जो सब्जेक्ट में जो जितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे उसमें से 20% जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपसे ज़्यादा स्कोर किए हुए हैं। तो ये हो गया। अगर आपका 90 परसेंटाइल आ गया तो इसका मतलब ये कि 10% कैंडिडेट ही आपसे ज़्यादा स्कोर किए हैं उस पेपर में। तो अगर 70 परसेंटाइल है तो आपको इस तरह समझ में आ गया कि परसेंटाइल का एक रफ आइडिया मैं बता दिया हूँ। तो ये है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जल्दी से अभी क्विक रिवीजन कर लीजिए, और वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैथ्स का भी 2-3 वीडियो है, 1 शॉर्ट वीडियो 11th 9th 10th मैथ्स वगैरह जो जो आया था वो सब चीज़ें का है। और इसके अलावा बस इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। करेंट अफेयर्स में इतना समय नहीं है कि आप उसको ज़्यादा कर पाइएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो हार्डली आपसे 12-13 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। तो ये तो हो गया। अब दूसरे सब्जेक्ट्स वाले पूछेंगे कि उसमें क्या आता है, तो देखिए सभी सब्जेक्ट्स का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन यही रहेगा कि TGT में आप अपने जो सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं उसका मतलब, जैसे इंग्लिश में है तो आप ग्रामर पोर्शंस को भी देख लीजिए, लिटरेचर देख लीजिए, कुछ कंप्रिहेंशन से भी, पैसेज से, तो इस तरह से हर एक चीज़ से क्वेश्चंस आपका रहेगा उसमें। हो सकता है कि जो दिए होंगे आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा इंग्लिश वगैरह का, अगर कोई दिए हैं तो नीचे कमेंट्स में भी लिख के बता सकते हैं कि क्या क्या आया था। और जैसे कि बहुत सारे चीज़ है, नरेशन है, वॉइस है, एक्टिव पैसिव, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप ये सब जितने भी चीज़ें हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ग्रामर के एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, करेक्शन, डिटेक्शन, जो भी रहे, ये सब आप चीज़ें कर लीजिए। तो उसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आप पढ़ाई कर लीजिए। और बाकी एक रफ आइडिया के लिए सैम्पल पेपर भी AWES वेबसाइट पे दिया गया है, हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, लेकिन आप एक बार गो थ्रू उसको भी कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या दे रखा है, कि सभी सब्जेक्ट्स वाइज जो सैम्पल पेपर है, चाहे PRT हो या PGT किसी सब्जेक्ट्स का हो, तो इस तरह से। और PGT में जो लोग भी देने जा रहे हैं, तो आप लोग को पता है PGT है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए PGT इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो आपको 11-12 पे अच्छा कमांड होना चाहिए। मतलब कि जो भी इकोनॉमिक्स में, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो सब आप अपना कर लीजिएगा। हिस्ट्री में है तो आपको पता है कि हर जगह मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो लेके जितने भी चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, 1885 से लेके 1947 तक का जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है, तो ये सब को आप अकॉर्डिंगली उसको रिवाइज कर लीजिए, और CDP में अच्छा स्कोर कीजिए। और करेंट का अगर हो सके तो आप कर लीजिए, नहीं तो उसको स्किप करें। तो ये कोई डायरेक्ट जॉब के लिए एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे सर ये डायरेक्ट जॉब लगेगी, तो इससे कोई डायरेक्ट आपका जॉब नहीं लगने वाला है। मतलब ये जस्ट लाइक आपका एक सीटेड जैसे होता है, तो उसी तरह से एक स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा,
और ये स्कोर कार्ड आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है। तो उसमें आपका कभी भी, जैसे इस साल नहीं है, अगले साल जब भी आएगा तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही मान के चलिए आपका जो रिज़ल्ट है वो 8, जैसे वेबसाइट पे ही दे रखा है, 8 अक्टूबर के बाद आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कभी भी कर सकते हैं। मतलब इन लोगों ने 15 दिन का टाइम बोला है, तो मोस्टली आप मान के चलिए कि 15 अक्टूबर तक आ जाना चाहिए इसका रिज़ल्ट। और 15-20 दिन में या 1 महीना लेटेस्ट हो गया कि आपका रिज़ल्ट ये लोग पब्लिश कर देंगे। तो जैसे ही अक्टूबर में रिज़ल्ट पब्लिश होगा उसके जस्ट आपके मतलब अक्टूबर एंडिंग से ही अलग अलग एपीएस के वेबसाइट पे वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो आना शुरू हो जाता है। तो आप उसका मतलब आप ध्यान रखिएगा किस पे वैकेंसीज आता है। बाकी मैं अपडेट करते रहता हूँ, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे भी आपको किस भी एपीएस में, चाहे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एपीएस में वैकेंसी आती है तो वो सब मैं बताते रहूँगा। इवन मेरे चैनल पे आपको इंटरव्यू से रिगार्डिंग, जो सीपीटी टेस्ट होता है, ये सब से रिगार्डिंग भी कुछ वीडियो मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लोग सेलेक्ट नहीं होते, जैसे बहुत सारे लोग डायरेक्टली ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड वाले ही सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे सिविलियंस लोग कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुए हैं और मेरा उनसे बात भी हुआ है। वो लोग ने बताया कि मेरा कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अब उसमें दिक्कत ये रहता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करते हैं। इंटरव्यू में भी बहुत सारे आप देखते होंगे कि 2-3 वैकेंसी है और वहाँ पे 20-25-40 बच्चे पहुँच जाते हैं। तो उसमें यही होता है कि जो बेस्ट होते हैं वही सेलेक्ट हो पाते हैं। अब बेस्ट मतलब कि एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब बाद में बताऊँगा। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट मतलब वहाँ पे अच्छे लोगों को, कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर पाते हैं। और थोड़ा बहुत बेनिफिट तो मिलता है, आर्मी बैकग्राउंड में है, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल ये नहीं है कि जो सिविलियंस उनको सेलेक्ट ही नहीं करते हैं, सिविलियंस भी सेलेक्ट होते हैं। और लेकिन वही है कि आप अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कीजिएगा। और अपने सब्जेक्ट में आप खुद सोचिए कि अगर मैं ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता हूँ और आपसे मैं 10 क्वेश्चन पूछा, उसका 8 या 9 आप कॉन्फिडेंसली आंसर दे दिए, तो मुझे आपको अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसमें रखने में किसी को भी क्या दिक्कत रहेगी, क्योंकि आप उनके लिए एक मतलब जो भी उनके स्कूल के लिए जो भी आप करोगे तो कुछ अच्छा बच्चों का स्कोर होगा, अच्छा होगा, रिजल्ट होगा, तो वो लोग आपको ऐसे मना नहीं करेंगे। तो यही है। बाकी आप लोग एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, जितना अच्छा स्कोर हो सके वो लाइए। और लास्ट टाइम में यही है, क्विक रिवीजन कर लीजिए जो भी सब्जेक्ट से रहे। और जैसे ही आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो इसके बाद से क्या होता है कि हर एपीएस में बता ही दिया है, वैकेंसी निकलेगी और एक डीडी बनाना पड़ता है 250 रुपये का। उसके बाद आपको स्कूल वाइज अप्लाई करना पड़ता है, कहीं 100 रुपये, कहीं 250 रुपये का। जिस स्कूल में आप अप्लाई कीजिएगा तो उस स्कूल्स में उनके वेबसाइट में लिस्ट पब्लिश कर दिया जाएगा, या आपको मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू बता दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू इस डेट को शेड्यूल किया गया है। और फिर आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू में अलग अलग राउंड्स होता है, वो सब मैं एक अलग वीडियो में बता रखा हूँ, देख लीजिएगा कि क्या क्या होता है। तो उसके बाद फाइनल आपका एक सिलेक्शन किया जाता है। और इसमें जान लीजिए कि 3 तरह की जो रिक्रूटमेंट होती है। जैसे कि एक होता है, सबसे पहला जो रेगुलर वैकेंसी आती है वो सीएसबी के थ्रू आती है, कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। फिर उसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं वो सब आपके मतलब बाहर के भी एपीएस से आते हैं अलग अलग। और उस एक आर्मी पर्सनल भी, जैसे कि कर्नल, ब्रिगेडियर रैंक के, लेफ्टिनेंट रैंक के भी रहते हैं उसमें आपके इंटरव्यू पैनल में। तो 7-8 लोग, 10 लोग का पैनल रहता है आपका इंटरव्यू में। तो ये होता है। और इसके अलावा जो एलएसबी होता है, लोकल सिलेक्शन बोर्ड, इसमें आपका ज़्यादातर लोकल स्कूल्स के आसपास के एपीएस से या केंद्रीय विद्यालय और जगह से लोग, इंटरव्यू के जो पैनल होते हैं प्रिंसिपल टीचर्स को, सब्जेक्ट मैटर और एक साइको, मतलब आपके जो पूरे बॉडी लैंग्वेज ये सब को देखने के लिए एक वहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट भी जो बैठा रहता है कि आपके एक्सप्रेशन वगैरह क्या है इंटरव्यू के दौरान। तो ये सब लोग आपके लोकल से ही बुलाया जाता है एलएसबी। एलएसबी में ये कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकलता है और जनरली इनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक तीसरा वैकेंसी आते रहता है, आप देखते होंगे एडहॉक करके भी आता है। तो एडहॉक वाली जो वैकेंसी होती है वो जनरली 11 मंथ्स के लिए, मतलब एक सेशन के लिए ही आपको रखते हैं। अब इसमें चाहे आप कोई भी वैकेंसीज़ के लिए, जैसे कि
एडहॉक में भी सेलेक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में भी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको एक अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा, पढ़ाते पढ़ाते एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा वहाँ पे। फिर आप आगे जो वैकेंसी आएगी रेगुलर में, अगर मान लिए तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अगर रेगुलर में फर्स्ट टाइम ही सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो आपका परमानेंट रहेगा। और तो यही सब रहता है इसमें। बाकी कोई भी आपको डाउट है नीचे हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली किसी भी वैकेंसी या और भी दूसरी जॉब्स के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।